क्लास 8 साइंस में चैप्टर 1 हमारा दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। आइए इस चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। इस पहले पृष्ठ में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और कुछ पदार्थ प्रयास करने पर जलाए जाते हैं और कुछ पदार्थ जलाना बिल्कुल संभव नहीं होता। देखिए, एक होता है पेट्रोल, काफ़ी ज्वलनशील, एक होता है लकड़ी, प्रयास करने पर जलाए जाते हैं, और एक होता है बिल्कुल भी नहीं जलता, जैसे ईंटा हो गया, पत्थर हो गया। ये तीन तरीके के पदार्थ आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा। तो इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे? पुआल लेंगे, माचिस की तिल्ली लेंगे, मिट्टी का तेल लेंगे, कागज, पत्थर के टुकड़े, ठीक है, कोयले इकट्ठा करेंगे और शिक्षक के देख रेख में इसको जलाएंगे। जो पदार्थ जल जाता है उसे दाह्य पदार्थ, और पदार्थ नहीं जलता उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पदार्थ दिए गए हैं। यहाँ पे जो जलता है दाह्य, जो नहीं जलता वो अदाह्य है। देखिए, सबसे पहले हम कागज़ को ले लेते हैं। कागज़ तो जलता है, जलाने पर आसानी से जल जाता है, तो दाह्य पदार्थ हो गया। ठीक है, दूसरे पदार्थ में लकड़ी, ये भी जलता है, तो ये भी दाह्य पदार्थ हो गया। दाह्य में हम रखेंगे। पत्थर बिल्कुल नहीं जलता, तो ये नहीं जलता, तो अदाह्य पदार्थ हो गया। ठीक है, नहीं जलता। पुआल जलता है, इसी तरीके से ईंट नहीं जलता। मिट्टी का तेल, पेट्रोल दोनों जलते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, हमारा अगला बिंदु है पदार्थ का दहन और जलने की प्रक्रिया। कैसे जलता है वो प्रक्रिया हम समझेंगे, कई तरीक़ों से जलता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए किसी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। क्या अन्य तरीके भी हैं जिससे हम पदार्थ को जलाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल हैं। तो आइए वही तरीके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 1, और इसमें इस अध्याय में आपको टोटल 8 क्रियाकलाप पढ़ना है और प्रत्येक क्रियाकलाप को आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। देखिए, ये जो तरीका है इसमें ना माचिस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं आग की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा तरीका है जिसमें हम पदार्थ को जला सकते हैं अन्य तरीका में? तो इसमें माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है कि सूरज की किरणें आती हैं, उसमें एक हैंड लेंस द्वारा सभी किरणों को एक जगह इस कागज़ के हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, तो कागज़ जल जाता है। तो किसके मदद से? तो हैंड लेंस की मदद से भी हम जला सकते हैं बिना माचिस के। ये आपको क्रियाकलाप समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या महसूस हुआ। अब यहाँ पे जब आप जलाएं तो हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए, तो ऐसा करने पे क्या हुआ, तो गर्मी बढ़ी, तो ये जल गया कागज़। ठीक है, तो कैसे जलता है कोई पदार्थ? किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। असल में यह किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो निश्चित मान पर पहुंचकर वो जलने लगता है। यानी प्रत्येक वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए? उसके तापमान तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। और आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जल जाती? क्या किसी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है तो उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा भी जल जाएगा? तो देखिए, इसको हम समझेंगे। वह न्यूनतम ताप, वह कम से कम ताप जिस पर पहुंचने पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। क्या समझ में आया? वैसा न्यूनतम ताप जिसमें कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है, आग उसमें लग जाती है, तो उसका क्या हुआ, वो ज्वलन ताप कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा तो वो नहीं जलेगा। तो क्या चाहिए? उस तापमान तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, जलने वाले तापमान पर। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जी बिल्कुल सही बात है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी पदार्थ को जलाने के लिए ज़्यादा तापमान तक गर्म करना पड़ता है। ठीक है, यानी पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। वो हम लोग आगे समझेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बिंदु है कि गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। तो कैसे होता है? पेड़ों की सूखी घास, उसकी टहनियाँ आपस में रगड़ करती हैं, तो चिंगारियाँ निकलती है, तो आग लग जाती है, जिसे दावानल कहा जाता है। बड़े बड़े जंगल में आग लग जाती है। समझ में आ गया? तो ये कैसे होता है? तापमान ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो वो लकड़ी अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है, किसी भी पदार्थ को ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे? देखिए, उस पदार्थ की बनावट कैसी है। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होगा।
यानी जिस पदार्थ, आपने क्या समझा, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा उस पर जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो पेट्रोल का ज्वलन ताप तो कम होता है, यानी पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ है किरोसिन के तुलना में। ठीक है, और इसी तरीके से भी देखिए कागज़ का ज्वलन ताप लकड़ी की तुलना में कम होता है, तभी तो उसमें जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, जितना कम होगा आग उस पर जल्दी पकड़ लेगी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि श्वेत फास्फोरस नाम का एक पदार्थ होता है जिसका ज्वलन ताप इतना कम होता है कि कमरे के तापमान पर जल उठता है। देखिए कमरा का तापमान कितना होता है, कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, नॉर्मल टेम्परेचर उसे कहा जाता है, यानी कमरे का तापमान कहा जाता है। तो कमरे के तापमान पर अपने आप आग लग जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें, श्वेत फास्फोरस नामक पदार्थ में, यानी इसका ज्वलन ताप इतना कम होता है। तो इसे हम कहाँ रखते हैं, हम पानी में रखते हैं या किरोसिन तेल में रखते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले बिंदु की तरफ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए हमने अभी तक जाना कि किसी भी पदार्थ को जलने का शर्त है कि गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाया जाए, यानी ज्वलन ताप पर पहुंचाया जाए। क्या जलने के लिए और भी कुछ चीज़ें चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए उसको हम लोग समझेंगे। देखिए ऑक्सीजन चाहिए, एक तो ज्वलन ताप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप दूसरा की गई है, यहाँ पे मोमबत्ती को एक कांच के ग्लास से ढका गया है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों मोमबत्ती बुझ जाती है? क्योंकि मोमबत्ती को ऑक्सीजन की आपूर्ति वायुमंडल से हो रही थी, तो ऑक्सीजन का संपर्क टूट गया तो मोमबत्ती बुझ गई। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया ज्वलन ताप चाहिए, दूसरा हो गया ऑक्सीजन चाहिए। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्रियाकलाप हम समझेंगे, कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। तो ये कागज़ की कटोरी है, इसमें पानी गर्म किया जाता है मोमबत्ती के द्वारा। तो यहाँ पे पानी गर्म किया जाता है, तो इस कागज़ को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऊष्मा, ये पानी से प्राप्त हो रही है, तो ये जलाया जाता है तो कागज़ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? तो इसका कारण है कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल से होता रहता है। ठीक है, यानी ऊष्मा जल से आती रहती है कागज़ की कटोरी में, इसीलिए वो जलने से बच जाता है। ये समझ में आ गया, यानी ऊष्मा का संचरण भी होता है। अब इसके बाद देखिए आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि लकड़ी के चूल्हे से कुछ खाली स्थान छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो और ज़्यादा से ज़्यादा जले। किरोसिन वाले स्टेज पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें छिद्र बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन पड़ेगा तो गैस नीली होगी, और नीली होगी तो वो ज़्यादा ताप उत्पन्न करेगा, जलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे किए जाते हैं कि ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति हो, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने समझा, क्या समझा? साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसके लिए 3 चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना, अगर कोई पदार्थ जलने लायक होगा तभी तो जलेगा, ईंटा पत्थर तो नहीं जलेगा। तो पहला होना चाहिए कि वो पदार्थ जलने वाला हो, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा है ज्वलन ताप तक वो पहुँचने का उपाय करना चाहिए ताकि वो जल सके। ठीक है, और तीसरा है ऑक्सीजन की ज़रूरत, यानी हवा की ज़रूरत होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि बरसात के मौसम में माचिस की तिल्ली हो गया, लकड़ी हो गया, कागज़ आसानी से नहीं जलते। क्यों नहीं जलते? कि वायु में क्या होती है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, जल वाष्प होता है, तो तापमान को कम कर देता है। ठीक है, वातावरण का तापमान उस समय कम होता है। अगर तापमान बढ़ जाए और जून जुलाई के महीने आ जाए, लू के मौसम आ जाए, तो उस समय तापमान बढ़ जाता है, वायु में नमी कम पड़ जाती है, तो कोई भी पदार्थ जल्दी आसानी से जल जाता है। समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद है माचिस की कहानी, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले माचिस बनाया गया, यानी सबसे पहले आग कैसे उत्पन्न किया जाता था? तो पहले समय में पत्थरों को रगड़ के आग, चिंगारी उत्पन्न की जाती थी, तो आग लगाया जाता था। तो उसके बाद माचिस का आविष्कार हुआ। जो सबसे पहले माचिस बना 1680 में बना, तो उस समय रॉबर्ट बॉयल ने माचिस बनाना शुरू किया और उसमें श्वेत फास्फोरस लगाकर बनाया। ये काफ़ी खतरनाक होता था, यानी कम तापमान पर भी, कमरे के तापमान पर भी आग पकड़ लेता था। श्वेत फास्फोरस वाला जो पहले माचिस 1680 में बनाया गया, तो इसका संशोधन हुआ, यानी नया रूप फिर से बनाया गया। कब बनाया गया? 1845 में लाल फास्फोरस नाम कर, यानी प्रयोग करके बनाया गया। यानी जब इसे हम रगड़ते हैं, ठीक है, लाल फास्फोरस रगड़ उत्पन्न की तब ये जलता है, यानी अब का माचिस है।
कब बनाया गया? 1845 में, लाल फास्फोरस वाली माचिस। देखिए यहाँ पे अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी देखा है उसके तिल्लियों पर, यानी जो लकड़ी होती है सफ़ेद वाली, उसके तिल्ली पर क्या लगा होता है? रसायन पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है और डिब्बे पे लाल फास्फोरस की छोटे छोटे बूंदें लगी होती है। तो आपस में रगड़ उत्पन्न होगी तो वो जल उठती है। समझ में आ गया? माचिस होती है रगड़ करने पर जलती है, अपने आप नहीं जलती है। और एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देना है कि लाल फास्फोरस का इस्तेमाल पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टोन ने कब किया? 1855 में किया। ठीक, तो चलिए इसके बाद देखते हैं 1.2 अगला बिंदु हमारा मोमबत्ती का इतिहास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम समझेंगे मोमबत्ती का इतिहास। एक छोटी सी मोमबत्ती की काफ़ी इतिहास जुड़ी हुई है। मोमबत्ती की खोज सबसे पहले माइकल फेराडे नामक महान वैज्ञानिक ने किया 1860 में। ठीक है, इन्होंने एक भाषण में कहा कि मोमबत्ती का इतिहास बताया। मोम एक ईंधन है, यानी मोमबत्ती कैसे बनता है, एक ऊर्जा का रूप है। इसमें हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी की छत्ते से निकली जाती है। तो ये मधुमक्खी की छत्ते से भी निकाली जाती है कौन? हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? तो इन्होंने देखिए मोमबत्ती के बारे में बताया कि एक बत्ती लगी होती है और चारों ओर मोम से घिरी होती है। अरे इसका नाम पड़ा क्या? मोमबत्ती। ठीक है, बत्ती पर थोड़ी मोम लगी रहती है। जब जलाई जाती है तो बत्ती जलने लगती है, आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। पिघले मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुलहनी ज्वाला के साथ जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन भी जलाता है। ठीक है, कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच जाता है तो लोह के बाहरी भाग में भी जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। तो इस तरह मोमबत्ती जो है प्रकाश और ऊष्मा देती है। तो कैसे प्रमाणित किया जाए? तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 50 मिलीलीटर एक बीकर या शीशी में गिलास लीजिए, उसमें बर्फ़ डालिए, बीकर के नीचे, ठीक है, एक मोमबत्ती जला कर रखिए। ठीक, उसके नीचे तो क्या देखेंगे आप कि जलवाष्प की उपस्थिति होना, यानी बीकर के नीचे जलवाष्प की उपस्थिति होना, यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनाता है मोमबत्ती। ठीक है, और जो गैस इससे निकलती है अगर चूने के पानी में डाल दिया जाए तो ये दुधिया कर देता है। यानी मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ये मौजूदगी दर्शाता है। समझ में आ गया? और यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए क्रियाकलाप 4 हम लोग समझेंगे। क्या है यहाँ पे बातें बताई गई है कि दिए में तेल की बाती देखी होगी कि रुई में क्या होता है? तेल सोखकर ऊपर चढ़ता रहता है और जलता रहता है। ठीक है, दिया और बाती। ठीक उसी प्रकार मोमबत्ती में क्या होता है? मोम जलता है, पिघलता है और ऊपर चढ़कर वो मोमबत्ती को जलाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए क्रियाकलाप 5 में क्या है। एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली, ठीक है, ले आइए और दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाइए। तो क्या होता है हमें अवलोकन करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती है और ये कांच की नली है। यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली ले जाएंगे तो इससे यहाँ पे धुआं निकलेगा, सफ़ेद धुआं यहाँ पे बाहर निकलेगा। और यहाँ पे जलती हुई माचिस तिल्ली जब हम लगाएंगे तो क्या होगा? ये इसमें आग पकड़ लेगी। समझ में आ गई? इसमें क्या होगा? आग पकड़ लेगा इस सफ़ेद धुएँ में। तो यहाँ पे जो बातें बताई गई है, अवलोकन किया कि हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर जो सफ़ेद धुआं निकलता है ये वही असल में चलता है। ठीक है, यहाँ से सफ़ेद धुआं निकलेगा। अगर बुझा दी भी जाए तो यहाँ पे सफ़ेद धुआं निकलेगा। हम अगले क्रियाकलाप में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद धुआं निकलेगा। यहाँ पे माचिस की तिल्ली लगा दी तो इसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्यों पकड़ता है आग? क्यों सफ़ेद धुआं निकलता है? इसका कारण है, यानी असल में यही जलता है। इसका कारण है मोमबत्ती की मोम वाष्प अवस्था में जलती है। यानी वो सफ़ेद धुआं में क्या होता है? मोम होता है जो वाष्प अवस्था में जलती है, वही जलती है। ठीक है, आइए एक और प्रयोग से अनुमान को पुष्टि करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे प्रयोग किया गया है क्रियाकलाप 6 में। आइए क्रियाकलाप हम समझ लेते हैं, काफ़ी आसान है। एक मोमबत्ती जलाइए, एक मोमबत्ती जलाना है और इसे 1-2 मिनट तक जलने हमें देना है। उसके बाद तुरंत उसे बुझा देना है। तब बुझाएंगे तो अब क्या देखेंगे? एक सफ़ेद धुएं की लाइन सी दिखाई देगी। ठीक है, और एकदम जल्दी से एक जलती हुई तिल्ली, यानी माचिस की तिल्ली उस धुएं के पास ले जाइए। तो क्या हुआ कि बत्ती तो जलती हुई तिल्ली को, यानी जब हम जलती हुई माचिस की तिल्ली और मोमबत्ती की तिल्ली बिना छुआए हुए सिर्फ सफ़ेद धुएं के पास ले जाएं तो मोमबत्ती जल जाती है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे ये प्रमाणित होता है
कि मोमबत्ती की मोम में जल वाष्प होता है, यानी जो धुएं के रूप में होता है, जो सफ़ेद धुआं निकलता है उसमें आग पकड़ लेती है। समझ में आ गया? यानी पिघला हुआ मोम जलवाष्प के रूप में होता है। तो हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से जब हम उसको जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ता है, मोम पिघलकर ऊपर आने लगता है और ऑक्सीजन की सहायता से वाष्प में बदलकर वो जलने लगता है। अब इसके बाद क्रियाकलाप 7 देखिए, क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। सबसे नीचे वाला भाग काला दिखाई पड़ता है। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? तो क्या होगा, तो लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद रहता है, यानी धुआं उस समय काला हो जाएगा। ठीक है, लौ का दूसरा हिस्सा सबसे नीचे वाला भाग, वहाँ पे कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, आंतरिक क्षेत्र। समझ में आ गया? उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले बिंदु में। अब इसके बाद देखिए, क्या कभी आपने सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है? तो यहाँ पे समझिए, ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि ईंधन को जलाने पर इतना ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं, ध्यान से समझना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकलती है। ठीक है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ईंधन का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना क्या है? जलना एक रासायनिक प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। क्या समझ में आया? किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो वो रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जलवाष्प बनता है, और जलने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भारी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, अतः आग गर्म होता है। अब इसके बाद देखिए, आपने आसपास आग यानी अग्निकांड आपने देखा होगा, ये कैसे होता है, अब उसका नियंत्रण हम कैसे कर पाते हैं आग पर। तो देखिए यहाँ पे 1.3 आग पर नियंत्रण कैसे करें। तो जहाँ भी कहीं आग लगती है, देखिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड यहाँ से बुझाते हैं पानी डालकर। तो पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जल वाष्प बनती है तथा बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। क्या समझ में आया? यानी जल जो है आग को ठंडा कर देता है और ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। समझ में आ गया? तो आग का फैलाव बुझ जाता है, यानी आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम करना चाहिए, यानी 3 यहाँ पे बताए गए हैं, कौन से काम हम करें तो आग आसानी से बुझ जाएगी। देखिए, पहला काम हमें करना चाहिए कि दाह्य पदार्थ को हटा देना चाहिए, जो जलने वाला हो, जैसे लकड़ी हो गया, घास फूस, कागज़। ठीक है, कोई पदार्थ जो जलने लायक है उसको हटा देंगे तो आग की आपूर्ति बंद हो जाएगी। जैसे कोई मकान में आग लगे तो ईंटा पत्थर तो वो नहीं जलेगा, उसमें कोई वस्तु ही तो चलती है, अगर उसको ही हटा दें तो आग तो रुकाव बंद हो जाएगा। दूसरा है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना। हम किसी भी तरीके से उस ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देने चाहिए, तभी आग रुक जाएगी। ठीक है, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना, ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे, जैसे हम पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, गीला कर देंगे तो ज्वलन ताप बढ़ जाएगा, जिससे भी आग बुझ जाएगी। देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए हम यहाँ पे अग्निशामक यंत्र के बारे में यहाँ पे समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उच्च दाब पर भरी हुई होती है, और दूसरी स्थिति में क्या होती है, इसी में होता है, इसमें कांच की एक शीशी में अम्ल और जिसके पात्र में कांच की बोतल में रखा होता है वो अम्ल, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो ये अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। यानी हवा ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ने का ये कार्य करता है। आपने देखा होगा यहाँ पे सफ़ेद धुएं की तरह इसमें निकलता है पदार्थ, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कहाँ कहाँ होता है, सरकारी दफ्तरों में, कार्यालय में, मल्टीनेशनल स्टोर बिल्डिंगों में, ये सारे इसको रखा जाता है। अति आवश्यक है इसे रखना। अब इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे, देखिए बिजली की आग लगी हो तो वहाँ पे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे तेल की आग लगी हो तो वहाँ पे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कैसे आग बुझेगी, देखिए यहाँ पे, तो आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी की बालू, देखिए बाल्टी में बालू रखा होगा, देखते हैं तो क्यों रखा वहाँ पे, देखते हैं
क्योंकि पानी वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे तो पेट्रोल क्या होता है, उसका घनत्व तो तेल से, उसका घनत्व जो है पानी से क्या होता है, कम होता है, तो वो तैरने लगता है। ठीक है, वो पानी से नहीं बुझती, बालू से बुझती। बालू डाल देंगे तो ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला बिंदु 1.4 अग्निकांड की, यानी आग क्यों लग जाती है, आग की दुर्घटनाएं हमें आसपास क्यों देखने को मिलती है, किन कारणों की वजह से हमें देखने को मिलती है। देखिए कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा कि खानों में प्रत्येक वर्ष आग लग जाती है। ठीक है, हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में अपने आप आग लग जाती है। ठीक है, घने बड़े बड़े जंगलों में तो वहाँ पर भी अग्निकांड हो जाता है। अधिक गर्मी हो जाती है, टहनियाँ गर्म हो जाती है, घर्षण से आग लग जाती है। कभी कभी आकाशीय बिजली गिरने से भी पेड़ पौधे में आपसी रगड़, यानी इसकी वजह से भी आग लग जाती है। ठीक है, त्योहारों में देखिए पटाखे जलाते हैं तो इससे अग्निकांड हो जाती है। यानी कई तरीके से अग्निकांड हमें आसपास देखने को मिलते हैं। विस्फोटक एक तरह के तीव्र दहन का भी उदाहरण है। अब इसके बाद देखिए क्रियाकलाप 8 हमारा ये आखिरी है। यहाँ पे हम मोमबत्ती के बारे में पढ़ेंगे। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला में रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं ये मोमबत्ती की ज्वाला है, पीला होता है, लेकिन रसोई घर का नीला होता है। तो किस वजह से होता है वही हम समझेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कि जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है वो पीली होती है। ठीक है, उसमें प्रकाश ज़्यादा होता है लेकिन गर्म कम होती है। जो रसोई घर की होती है वो नीली होती है, उसमें प्रकाश जो है, देखिए पर इसमें मोमबत्ती की ज्वाला में क्या होता है, ताप कम होता है लेकिन लाइट ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रकाश ज़्यादा होता है, लेकिन रसोई घर में ताप ज़्यादा होता है लेकिन प्रकाश कम होता है क्योंकि वो नीली होती है। इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन की आपूर्ति। इसमें छेद होते हैं, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा वो जलती है। ठीक है, और जिसको ऑक्सीजन कम मिला तो वो पीला हो जाता है। देखिए समझेगा हम यहाँ पे, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। ठीक है, ये रहा, ये बाहरी भाग नीला, आंतरिक भाग पीला, और सबसे मध्य भाग पीला और सबसे आंतरिक भाग काला होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा उपलब्धता होती है, ये गर्म भाग होता है। ठीक वैसे ही जब हम स्टोव यानी गैस के बर्नर में देखते हैं वो पीला होता है। क्यों होता है, क्योंकि छेद वहाँ पे बनाए जाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे उपलब्ध होती है, इसीलिए वो ज़्यादा नीला होता है और गर्म होता है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मोमबत्ती की बाहरी ज्वाला भी नीली होती है और गर्म होती है। उसके बाद मध्य भाग पीला और चमकीला होता है, दीप्त होता है, यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। ठीक है, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कम मिल पाती है, इससे थोड़ी सी कम मिल पाती है बीच वाले भाग में, इसलिए पीला होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, ये सिर्फ चमकीला होता है, इसीलिए ये पीला होता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आंतरिक भाग, तो मोमबत्ती का सबसे आंतरिक एकदम बत्ती के नज़दीक होता है, ये काला होता है, इसमें कार्बन के कण होते हैं, इसीलिए ये सबसे गर्म क्षेत्र है। और यहाँ पे कार्बन के कण मौजूद हो जाते हैं, और ये सबसे कम गर्म क्षेत्र, यहाँ पे गर्मी नहीं होती, ये काला भाग यानी आंतरिक भाग कहा जाता है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैस हवा में मुक्त होती है। बिल्कुल मुक्त होती है, हम पहले जानते हैं। इन गैसों से हमारे वायुमंडल को दूषित करने में बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल होता है। जो परंपरागत चूल्हे होते हैं लकड़ी गोईठा वाले, उसमें ज़्यादा प्रदूषण निकलती हैं, विभिन्न प्रकार के गैस धूल कण निकलते हैं, तो वायुमंडल प्रदूषित होती है। बिल्कुल सही बात है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियाँ भी इससे बर्बाद हो रही हैं। ईंधन विशेष जीवाश्म जलाने से नाइट्रोजन, सल्फर आदि विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं। जो लकड़ी गोईठा वाले होते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है, लकड़ी गोईठा कोयला वाले, जो बादल के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहाँ तक संभव हो सके हमें धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन का विशेषता यानी एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पे धुआं कम हो। ठीक है, आदर्श ईंधन की विशेषता होती है, आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों को उपयोग में लाया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु और जल प्रदूषण में दिया गया है, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन समाप्त हुआ, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं पहले करा चुका हूँ, वहाँ पे आप सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।